चैप्टर का नाम है बच्चा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। वापस फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो बच्चा। पहला चैप्टर आपको बताता है जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पर क्या सिनेरियोस थे। ये चैप्टर आपको बताता है कि देश आजाद हो चुका है, इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी है। पीछे बॉयज ध्यान दो, इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अपने बहुत सारे बच्चा प्लान्स बनाए और प्लान्स बनाने के बाद वो कितने सक्सेसफुल हुए ये हमने पूरे चैप्टर में देखा। ध्यान दो स्नेहा, मुझे अलग से एक एक का नाम लेना पड़ेगा क्या? चलिए, तो क्योंकि अब देश आजाद हो चुका था सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को समझना था। सबसे पहले हमें क्या समझना था? अपने इकोनॉमिक सिस्टम को। तो व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है जिससे हम सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम को क्या करते हैं बच्चा? सॉल्व। वापस इकोनॉमिक सिस्टम एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जिससे हम अपनी सारी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चा अब हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। ये तीन हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। सेकंड है बच्चा हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, सॉरी कैसे बनाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए। तो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्हें हम तीन सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। तो बच्चा इन्होंने कहा या तो एक कैपिटल गुड्स होता है और एक होता है बच्चा कंज्यूमर गुड्स। अगर आप कैपिटल गुड्स बनाते हो तो बच्चा कैपिटल गुड्स से ग्रोथ होती है। अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाते हो तो कंज्यूमर गुड्स से बच्चा अभी हमारा स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ता है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट जो हमारी थी बच्चा, उनके सामने प्रॉब्लम थी क्या बनाए। तो इन्होंने पहला प्रॉब्लम ये समझा। दूसरा प्रॉब्लम समझा कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है या फिर कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बच्चा होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या होगा बच्चा? हमारी मशीन्स को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारी क्या होगी बच्चा? इकोनॉमी ग्रो करेगी। पीछे अभी भी वही से सारे बच्चा ध्यान दो। नेक्स्ट किसके लिए बनाना है बच्चा? अगर गरीबों के लिए सोचेंगे तो सोशल इक्वालिटी, बच्चा अमीरों के लिए सोचेंगे तो जीडीपी में ग्रोथ। तो हमारे सामने तीन प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पर बच्चा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने क्या किया, पूरी दूसरी कंट्रीज में देखा कि कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम यूज करना चाहिए। तो बच्चा इन्होंने डिसाइड किया कि ये तीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले उन्होंने समझा कि कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। तो कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? तीन। पहला इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? कैपिटलिज्म। दूसरा क्या है? सोशलिज्म। तीसरा क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन सिस्टम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने थे। इन्होंने कहा कि चलो कैपिटलिज्म क्या होता है हम समझते। कैपिटलिज्म मतलब क्या? पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिज्म मतलब पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? गवर्नमेंट। बच्चा इन्होंने देखा कि अगर हम पूरा का पूरा कंट्रोल अपनी इंडिया का किसको दे देंगे? प्राइवेट को देखेंगे तो बस वो पैसा बनाएंगे, प्रॉफिट देखेंगे। अगर हम सरकार को दे देंगे तो बच्चा हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम क्यों ना मिक्स इकोनॉमी फॉलो करें। मिक्स इकोनॉमी जब हमने फॉलो करी तो हमारे देश ने एक डिवाइडेशन कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि उन्होंने दे दिया कि भैया इंपॉर्टेंट चीजें, एसेंशियल चीजें हमें गवर्नमेंट के हाथ में देना चाहिए और जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वो किसके कंट्रोल में देना चाहिए बच्चा? प्राइवेट सेक्टर में। तो बच्चा हमने 1 by 1 पढ़ा था। अमेरिका में क्या फॉलो किया जाता है? कैपिटलिज्म। बच्चा चाइना में क्या फॉलो किया जाता है? सोशलिज्म। और इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है बच्चा? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया में गवर्नमेंट के भी पास कंट्रोल और बच्चा प्राइवेट सेक्टर के पास भी। गवर्नमेंट के पास क्या गया है? एसेंशियल गुड्स। प्राइवेट सेक्टर के पास कौन से गए हैं? प्रॉफिटेबल गुड्स, ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ हुए। क्लियर बच्चा? चलिए बच्चा जब ये तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ा तो हमने ये समझा था कि कैपिटलिज्म को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी ही कैपिटलिज्म है बच्चा। देन क्या लिखा है? लेजर फेयर लिखा है बच्चा, ये भी पूछ लिया जाएगा। ये कुछ नहीं, आपको बस कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन करना है। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे ही बच्चा सोशलिज्म के भी अलग अलग नाम है। इसे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी जाना जाता है और कमांड इकोनॉमी भी। कमांड इकोनॉमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कमांड देती है, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी का एक ही नाम है, दैट वाज मिक्स इकोनॉमी। क्लियर बच्चा? तो हमारा देश क्या फॉलो करता है? मिक्स इकोनॉमी। याद रहेगा कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है? तीन। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। तो ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम है। इंडिया ने बोला हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से बच्चा? मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। चलिए
ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, इसका ओन कंट्रोल और ऑपरेटेड बाय अगर मैंने बोला प्राइवेट सेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, कैपिटलिज्म। प्राइवेट सेक्टर के अलावा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गवर्नमेंट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, सोशलिज्म। या फिर मैंने क्या लिख दिया बच्चा, बोथ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिक्स इकोनॉमी बन जाएगा। डेफिनेशन में प्रॉपर लिखना, डेफिनेशन में प्रॉपर लिखना, प्रोडक्शन इज ओन कंट्रोल और ऑपरेटेड बाय या तो प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर बोथ। क्लियर है? चलिए यहाँ पे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट बच्चा, ये 3 इकोनॉमिक सिस्टम जब हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या समझा था। आइए, हमने देखा कि ये तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम था, हमने इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड कर लिया, फिर हमें बनाने थे अपने प्लान। हमें क्या बनाने थे बच्चे, अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये प्लानिंग क्या होता है, कभी भी कुछ भी आप प्लान करते हो तो जितने भी हमारे रिसोर्सेस थे उनका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना था, ताकि उसका क्या हो जाए बच्चा, मैक्सिमम एडवांटेजेस मिले। हमारे देश में बचे बुचे रिसोर्स थे, ब्रिटिश तो हमें खाली करके चले गए थे, तो बचे बुचे रिसोर्स को हमें क्या करना था बच्चा, यूटिलाइज करना था। तो प्लानिंग के लिए हमारे देश में क्या बनाया गया बच्चा, प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन किस ईयर में बनाया गया था, 1950। बच्चा प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था, इसकी एक कमिटी बनी थी। कमिटी मतलब इसका एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप में एक लीड करता है जो, उसे हम बोलते हैं चेयरमैन। तो फर्स्ट कमिटी बनी थी 1950 में प्लानिंग कमीशन की। उस कमिटी में चेयरमैन कौन था बच्चा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट कमीशन के चेयरमैन का नाम बताइए। ठीक है बच्चा, अब बच्चा 5 साल का पूरा प्लान बनाया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, 5 साल के प्लान बनाए गए। ऐसे ही बच्चा यहाँ पर एक पीसी महालनोबिस का नाम बहुत फेमस है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी बोलते हैं। इस नाम को याद रखना, क्योंकि बच्चा जो हमारे प्लान्स बने थे, प्लानिंग कमीशन बने थे, तो जो प्लानिंग कमीशन बने थे, ऐसे प्लानिंग कमीशन टोटल कितने बने थे, 12 प्लान बने थे। कितने प्लान बने थे बच्चा, 12 प्लान। सबसे पहला प्लान बच्चा प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950। ठीक है, सबसे पहला प्लान कब बना था, 1951 से 1956। जितने भी प्लान होते थे 5-5 साल के होते थे। दूसरा प्लान बना बच्चा 1956 से 1961। ऐसे ही बच्चा कितने प्लान्स थे, 12। आपको पूरे के पूरे 12 प्लान याद करने की जरूरत नहीं है। पहले प्लान का ईयर आपको याद रखना है, दूसरे का। पहला तो इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बताइए। दूसरा आपको इसीलिए याद रखना है बच्चा क्योंकि इसे गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। गोल्डन पीरियड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी थी। अब इस इंडस्ट्री को बनाने के पीछे ये महाशय जी थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, जो ये पीसी महालनोबिस थे, ये बच्चा बहुत बड़ा रोल था इनका सेकेंड 5 ईयर्स प्लान में। बहुत बड़ा रोल था क्योंकि इन्होंने ही इंडस्ट्रीज को मोटिवेट किया। क्लियर बच्चा? सबसे आखिरी प्लान कब था बच्चा, 2012 से 2017। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नया नाम क्या आ गया बच्चा, नीति आयोग। तो पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या, प्लानिंग कमीशन। अब बच्चा नया नाम क्या है बच्चा, नीति आयोग। ये नीति आयोग लाने वाले कौन थे बच्चा, मोदी जी की सरकार थी। तो अगर फर्स्ट चेयरमैन का नाम पूछा जाएगा तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी का नाम देना है। लेकिन बच्चा प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, उसकी जगह पे आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग लाने वाले हमारे मोदी जी थे, तो ये थे उस टाइम पे चेयरमैन जब नीति आयोग आया। तो ये 2 नेम आपको याद रखना पड़ेगा, और तीसरा पीसी महालनोबिस का। क्लियर बच्चा? चलिए बच्चा, फिर हमने ये देखा कि जो ये 5-5 साल के प्लान्स बन रहे, उसमें हमारे बेसिक गोल्स कितने बच्चा, 4। सबसे पहला गोल क्या है, बच्चा, ग्रोथ। हम जो ये 5 साल के प्लान बना रहे थे, उसमें बेसिक गोल क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या था, पहला प्लान था हमारा बच्चा, हमें क्या करना है, ग्रोथ। ये ग्रोथ कैसे अचीव करते हैं, थ्रू इंक्रीज जीडीपी। दूसरा क्या था बच्चा, मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन कैसे अचीव करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके। और दूसरा बच्चा क्या, चेंज सोशल आउटलुक। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या बच्चा, सेल्फ डिपेंडेंट। इक्विटी मतलब बेनिफिट्स टू ऑल। वापस जो ये 5-5 साल के प्लान बना रहे थे, उसमें मेन पर्पस क्या था, गोल क्या था, गोल था ये 4 चीजें। हम चाहते थे हमारी ग्रोथ हो, हम चाहते थे हम मॉडर्नाइज हो, हम चाहते थे हम सेल्फ डिपेंड हो, और हम चाहते थे बच्चा सारे बेनिफिट सबको मिले। वेरी गुड।
चेंज सोशल आउटलुक, बच्चा समाज को देखने का नजरिया। एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की पे भेदभाव करना बंद करो। हमें लड़कियों के भी, वुमेन्स के भी टैलेंट को बच्चा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको भी आगे है ना बढ़ने देना चाहिए। तो समाज को देखने का नजरिया, तो हर नजरिए की बात हो रही है, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चा? तो सोशल आउटलुक मतलब समाज को देखने का नजरिया बस बदलना। क्लियर है बच्चा? चलिए, हाँ, सेल्फ डिपेंड, जो भी चीजें हैं बच्चा खुद अपने इंडिया में डोमेस्टिक लेवल में प्रोडक्शन चालू कर दो। बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंड बनना है, खुद प्रोडक्शन करना है, ना कि किसी से खरीदना है। क्लियर है बच्चा? चल बच्चा, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली थी। चलिए नेक्स्ट फिर क्या पढ़ा था हमने? बच्चा अब पूरे चैप्टर में हम 3 सेक्टर पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में कितने सेक्टर पढ़ेंगे? 3। पहला सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है? इंडस्ट्री। तीसरा क्या है? फॉरेन ट्रेड। अब बच्चा इंडियन गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स तो जा चुके थे। इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को बचाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई, इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या पॉलिसीज बनाए, फॉरेन ट्रेड को बचाने के लिए क्या पॉलिसीज बनाई, ये अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर को बचाने के लिए उन्होंने बच्चा 2 पॉलिसी बनाई। पहली पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म और दूसरी पॉलिसी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म मतलब क्या होता है? ओनरशिप बदलना, ओनरशिप बदलना। अब ये ओनरशिप कैसे बदली जा रही थी? 2 तरीके से बदली जा रही थी। पहला था बच्चा एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। व्हाट डू यू मीन बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज? इंटरमीडिएरीज मतलब ये बीच के लोग, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। दूसरा तरीका था बच्चा लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब क्या? जमीन की एक लिमिट फिक्स कर देना कि एक इंसान के पास कितनी जमीन रहेगी। क्लियर बच्चा? ये 2 तरीके, ये 2 पॉलिसीज बनाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कितनी पॉलिसीज? 2। पहली पॉलिसी क्या है? लैंड रिफॉर्म। और दूसरी पॉलिसी क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन। अभी हम पहली ही पॉलिसी पढ़ रहे हैं। पहली पॉलिसी के 2 तरीके हैं, ओनरशिप को बदलने के 2 तरीके। फिर से पीछे से आवाज आई, ठीक है बच्चा? आप लोगों के लिए मेन रिविजन होना है, बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने तो क्लास अटेंड नहीं करी, ठीक है? तो प्लीज ध्यान दो ना लाइक को। बच्चा अब यहां पर हमने ये पॉलिसी डिटेल में पढ़ ली थी। इसके बाद पहली पॉलिसी लैंड रिफॉर्म डिटेल में पढ़ चुके थे। दूसरी पॉलिसी क्या थी बच्चा? ग्रीन रेवोल्यूशन था। चलिए सबसे पहले बच्चा मीनिंग समझते हो। व्हाट डू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इंक्रीज करना प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। वापस ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चा मतलब यहाँ पे ग्रीनरी की बात हो रही है, हमारे प्रोडक्शन की, हमारे खेतों की, हमारी एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना था। कैसे बढ़ाना था? विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। ये HYV सीड्स जो है एक मिरेकल वाली, एक जादुई सीड थी जिससे हमारा प्रोडक्शन एक्चुअली में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया था बच्चा? 3rd प्लान। अभी मैंने आपको बताया कितने प्लान थे? 12 प्लान थे। 12 प्लान के बाद उसके बाद प्लान नहीं, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में तो थे ना। फर्स्ट प्लान तो बच्चा स्टार्टिंग था, दूसरा प्लान में इंडस्ट्री आया और ये तीसरे प्लान में क्या आया? 3rd प्लान में क्या है बच्चा? ग्रीन रेवोल्यूशन आया। बच्चा अब ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से कौन फेमस है? वर्ल्ड लेवल में अगर फेमस की बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग है। बच्चा अगर मैं इंडिया लेवल में बोलूं कि इंडियन फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो एम एस स्वामीनाथन। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये लेकर आए थे इंडिया में। बच्चा अब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल तब होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम सक्सेसफुल तब होगा जब आपको क्या मिलेगी बच्चा? इरिगेशन फैसिलिटी। मतलब क्या? वाटर चाहिए बच्चा, पानी चाहिए। सक्सेसफुल तब होगा जब आपके पास क्या होंगे? पैसे। बच्चा अब पैसे क्यों चाहिए? पैसे इसलिए चाहिए ताकि आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीद सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सकते। वेरी गुड। तो बच्चा सीन बस इतना था कि अमीर फार्मर ही और अमीर होगा, गरीब फार्मर तो और गरीब होता जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। सरकार ने सब्सिडीज भी लेकर आई। सरकार ने बोला भैया बहुत मुश्किल है गरीबों के लिए, तो हम स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या करेंगे बच्चा? सब्सिडीज लेके आए। तो बच्चा सब्सिडीज को लेके भी बहुत डिस्कशन हुआ था, ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब था? 1966 में, ठीक है? चलिए बच्चा अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे उसके 2 फेजेस थे, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में हुआ क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन जब प्रोग्राम आया था, जब भी कोई नई चीज आती है हर कोई फॉलो नहीं करता, कुछ ही स्टेट थे जिन्होंने इन्हें फॉलो किया। कौन से स्टेट थे बच्चा? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और यूपी। और ग्रीन रेवोल्यूशन में बच्चा बस 2 ही चीजें यूज की जा रही थी, व्हीट और मतलब गेहूं और चावल। अगर कोई एक पूछा जाए तो हमेशा आंसर क्या होना चाहिए? गेहूं व्हीट होना चाहिए। क्लियर है?
सेकेंड फेज में देखा कि ये बहुत सक्सेसफुल है, तो बाकी दूसरे स्टेट ने भी इसे एक्सेप्ट किया और दूसरे टाइप्स के क्रॉप्स को भी एक्सेप्ट किया। क्लियर है बच्चा? चलिए, अगर ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया था उस टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हुए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या हुआ? मार्केट सरप्लस, मतलब मार्केट में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि आप घर पे भी रख सकते हो, मार्केट में भी बेच सकते हो। बफर स्टॉक, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करी थी, अपने पास इमरजेंसी का स्टॉक मेंटेन करके रख रही थी। लो इनकम ग्रुप को भी इससे फायदा हुआ क्योंकि उन्हें सस्ते प्राइस में मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? जब भी कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसका रेट क्या हो जाता है? कम। तो लो इनकम ग्रुप को भी बेनिफिट हो रहा था। क्लियर है बच्चा? चलिए, एग्रीकल्चर बच्चा हुआ क्या जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जो ये सीड्स आई, HYV सीड्स आई, इसको लेकर अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा था कि सब्सिडीज दी जानी चाहिए कि नहीं। स्टार्टिंग में जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो सरकार ने सब्सिडीज बांटी। हर कोई नहीं जानता था कि ग्रीन रिवोल्यूशन कितना सक्सेसफुल है, तो वो चाहता था कि प्रमोट हो ये सीड्स, इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में क्या दी? सब्सिडीज। लेकिन जब वो एक बार अच्छा खासा प्रमोट हो गया तो सरकार ने सोचा अब हमें सब्सिडीज को क्या करना है? हटाना है। तो बच्चा इसके कुछ फेवरेबल पॉइंट है और कुछ अगेंस्ट पॉइंट है। फेवर में उन्होंने बोला कि भैया गरीब किसान है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बस सीड्स की बात नहीं है, उसमें सब्सिडीज देने की बात नहीं है। आप खुद देखो फर्टिलाइजर के लिए भी उन्हें अच्छा खासा पैसा चाहिए, ठीक है, तो प्लीज आपको देना चाहिए। जो लोग अगेंस्ट थे उन्होंने कहा भैया हम बाइफरगेट कैसे करेंगे, कौन गरीब है और कौन अमीर है, यही मुश्किल है, तो इसीलिए हमें हटा देना चाहिए। लेकिन बच्चा आपको हमेशा कंफ्यूजन देना पड़ेगा। अगर आपसे ओपिनियन मांगा जाएगा तो आप हमेशा फेवर करना, आप हमेशा क्या करना? फेवर। अगर क्वेश्चन बोलता है फेवर के पॉइंट्स बताओ तो फेवर के बताएंगे, अगेंस्ट की पूछा है तो अगेंस्ट, लेकिन आपसे अगर सजेशन मांगा जाएगा तो हमेशा क्या करना? फेवर करना। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब बच्चा ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर होता है हमारा ओवर। अब हम चलेंगे बच्चा इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्री को भी इंप्रूव करने के लिए हमारे देश में बच्चा पॉलिसी बनाई गई थी। क्लियर है? फर्स्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी? 1948 में। फिर उसके बाद सेकेंड पॉलिसी कब बनाई गई थी? 1956। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चा? सेकेंड पॉलिसी। सेकेंड पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इंडस्ट्री सेक्टर बहुत बुरा है, हमें इसे इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के लिए सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में। इनका मेन फोकस था कि हमें किसको कंट्रोल देना है बच्चा? सरकार को, पब्लिक सेक्टर को। बच्चा अब इन्होंने क्या बोला? 3 डिवीजन कर दिए, 3 क्लासिफिकेशन कर दिया। पहले क्लासिफिकेशन में 17 इंडस्ट्री डाल दी और पूरा कंट्रोल किसको दे दिया बच्चा? सरकार को, और बोला भैया आप कंट्रोल करो। शेड्यूल बी में क्या था बच्चा? स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट होती थी, बाद में कौन टेक ओवर करता था? प्राइवेट। और फाइनली थर्ड कैटेगरी में कौन होता था? रिमेनिंग बची बुची इंडस्ट्री प्राइवेट को दे दिया। लेकिन प्राइवेट लोगों को क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ये लाइसेंस कब कब लेना पड़ता था? जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब बिजनेस को क्या करोगे? एक्सपेंड, मतलब बढ़ाओगे, या फिर क्या करोगे? डाइवर्सिफाई करोगे, तो ये लाइसेंस लेना पड़ता था। क्लियर है बच्चा? डाइवर्सिफाई बच्चा, बिजनेस स्टार्ट करना मतलब नया नया स्टार्ट करना, एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना मतलब जो मैं बिजनेस कर रही हूँ वो तो करना ही, उसके अलावा एक दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, अब पढ़ाने के अलावा मैंने स्पोर्ट्स भी चालू कर दिया। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, यहां पढ़ा रही हूँ, फिर इंदौर में पढ़ाने लगी, दिल्ली में पढ़ाने लगी, तो मैंने एक्सपैंड किया है। पढ़ा ही रही हूँ ना, तो मैंने एक्सपेंड किया। अब पढ़ाने के अलावा मैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भी आ गई, तो मैंने क्या किया बच्चा? डाइवर्सिफाई। न्यू चीजें मैंने एड ऑन किया, दैट इज डाइवर्सिफाई। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, एक और पॉलिसी बनाई गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। तो सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने का होता है बच्चा? करंट में तो कितना है? 5 करोड़। लेकिन 1950 में कौन सी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? 5 लाख। 1991 में 1 करोड़, और आज के टाइम पे कितना है? 5 करोड़। क्वेश्चन अच्छे से बस रीड करना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब की पूछी जा रही है? 1950 की, 1991 की, या फिर अभी करंट 2022 की। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, एक कार्वे कमेटी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टिंग से नहीं आई थी, कमेटी बनी। उस कमेटी ने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बनाना चाहिए क्योंकि हम छोटे लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती थी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन बच्चा गवर्नमेंट ने बोला ये छोटी इंडस्ट्री को बड़ी इंडस्ट्री खा जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब रिजर्वेशन क्या? फॉर एग्जांपल बच्चा, आइसक्रीम बनाना, बिस्किट बनाना, ये छोटे छोटे बिजनेसेस हुआ करते थे। इन छोटे छोटे बिजनेस को बोल दिया कि भैया आप स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री बस वो बनाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री इसमें घुसेगी नहीं। तो गवर्नमेंट ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचा रही थी। लेकिन आगे चल के इसे भी खत्म कर दिया गया, सबको ओपन कर दिया गया था, ठीक है, कंसेशन भी दिया गया था। चलिए अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओवर होता है। फाइनली बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चा? फॉरेन ट्रेड है पक्का। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कितनी पॉलिसी बनाई गई? पहला
दूसरा, पहला है लैंड रिफॉर्म, दूसरा है ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडस्ट्री को हमें इंप्रूव करना था तो दो पॉलिसी बनाएगी। पहली क्या थी बच्चा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। दूसरा क्या था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर है? अब हम फॉरेन की बात कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड की बात करें। फॉरेन ट्रेड भी आया कब था? इसकी पॉलिसी भी 1950 में आई। एक्चुअल में इनका मेन मोटो था कि हम क्या करेंगे? इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम बच्चा बाहर से इंपोर्टेड गुड्स की जगह अपने ही देश में गुड्स बनाएंगे। दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम इंडिया में चीजें बनाएंगे बच्चा। अब इसके लिए उन्होंने दो चीजें करी। इन्होंने कहा इंपोर्टेड गुड्स को कैसे हम रोके, तो रोकने के दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था? टैरिफ। दूसरा तरीका क्या था? कोटास। टैरिफ मतलब टैक्स लगा के रोकेंगे। कोटास मतलब क्या? क्वांटिटी फिक्स कर देंगे, एक लिमिट फिक्स कर देंगे, भैया इतने से ज्यादा इंडिया में आप गुड्स इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था। क्लियर है बच्चा? चलिए, फिर उसके बाद हमने बच्चा फाइनली पूरा का पूरा कंक्लूजन पढ़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा देश पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, इंडिया में अच्छा खासा प्रोडक्शन होना चालू हो गया था, हम बाहर से नहीं ले रहे थे, हमने अपनी जमींदारी सिस्टम, तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए, इंडस्ट्री सेक्टर में बच्चा दो पॉलिसी बनाई थी। एक कौन सी थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन्होंने कहा डाइवर्सिफाई वे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हम अपनी पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो ये नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है, ट्रेड सेक्टर की बात करेंगे। इनवर्ड ओरिएंटेड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज इनवर्ड ओरिएंटेड। फेल हुआ। हो क्या रहा था? हमने बाहर के देशों को बोल दिया आपके गुड्स हम यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, टैक्स लगा दिया, हमारे साथ भी तो वही करेंगे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था? हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो धीरे धीरे लॉस में जा रहा था, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। देन बच्चा, क्योंकि बाहर के गुड्स इंडिया नहीं आ पा रहे थे, इस कारण से हमारे डोमेस्टिक लेवल के जो प्रोड्यूसर थे वो क्या हो रहे थे बच्चा? मोनोपोली कंट्रोल आ गया था, क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रहे थे, तो बच्चा ये भी नेगेटिव पॉइंट है। इन शॉर्ट, पॉजिटिव सेक्टर की अगर बात करूं तो पॉजिटिव सेक्टर कौन सा बच्चा? एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री क्या है? एवरेज। और बच्चा फॉरेन ट्रेड क्या है? लो, नेगेटिव। तो ये था पूरा चैप्टर। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है। फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1948। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। वेरी गुड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में आया। खत्म कब हुआ? 1956। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, ये कानून कब आया था? 1951। कार्वे कमेटी किसको लेकर बनी थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वेरी गुड। कब आया था बच्चा ये कार्वे कमेटी? 1955। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वही लिखा है जो ऊपर अभी एक्सप्लेन किया। चलिए, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1956। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1966। बच्चा, यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल रखा है, इस चैप्टर में अभी पढ़ा नहीं है, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चा? और फाइनली प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन आया? नीति आयोग। और जो ये नीति आयोग है ये कब आया था? 2015 में। ये इंपॉर्टेंट डेटाज है जो कि आपको याद करना है। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है, लेकिन स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है मंडे को आपका टेस्ट है। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस का पैटर्न भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है बच्चा? ये है आपका असर्शन एंड रीजन। प्लीज बच्चा, बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है। एक बार रिवाइज कराऊंगी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के। ठीक है बच्चा, फटाफट। असर्शन मतलब क्या होता है? रीजन मतलब फैक्ट्स के पीछे जो भी रीजन है। एग्जाम्पल देके आपको मैंने बताया था, जॉन क्या हो गया बच्चा? मोटा हो गया है, ये फैक्ट्स है, ये एक बात है। लेकिन क्यों हो गया है? रीजन क्या है बच्चा? क्योंकि दिन भर सोता रहता है बच्चा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चा एक क्वेश्चन आएगा, असर्शन रीजन, आपको ऐसे दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको डिसाइड करना है कि एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन है। असर्शन हमेशा एक फैक्ट बताएगा। पहला फैक्ट पढ़ के आपको क्या फाइंड आउट करना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? टैरिफ और कोटास क्यों लेके आए थे? ताकि इंपोर्टेड गुड्स से हम क्या दे सके? प्रोटेक्शन। ट्रू है बच्चा?
दूसरा रीजन रीड करो। ये स्टेटमेंट जो नेक्स्ट जो रीजन बताया है वो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्या लिखा है? इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि लग्जरियस गुड्स की इंपोर्टिंग की मना कर रहे थे क्या? नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बच्चा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो नेक्स्ट आपको क्या देखना है? आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सी और डी में। अगर आपको स्टेटमेंट ट्रू और एक फॉल्स मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, सी या डी ऑप्शन होगा। दिक्कत कब आती है हमें? जब दोनों ट्रू होते हैं। जब दोनों ट्रू होते हैं बच्चा, जब दोनों ट्रू होते हैं तब हमें दिक्कत जाती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रीड करो। ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। लैंड रिफॉर्म की जरूरत थी क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसमें एंगेज थी? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट रीड करो। टिलर्स मतलब फार्मर्स। बच्चा, ओनरशिप ऑफ द लैंड देना इसीलिए जरूरी था क्योंकि हम टिलर्स जो फार्मर्स हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहते थे। तो बच्चा ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब बच्चा जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो दोनों की कनेक्टिविटी फाइंड आउट करना। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर दोनों में बिकॉज लगाकर दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहे हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगर कनेक्ट नहीं हो रहे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। अब आप रीड करो, मुझे बताओ ए है कि बी है? कनेक्ट हो रहा है। अगर कनेक्शन है, बिकॉज लगा के सही रीजन लग रहा है तो ए आंसर है। यस, वेरी 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 गुड, पहले इसका आंसर है, बन जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार देखो, उसके बाद छुट्टी कर दूंगी। देखो फटाफट। ए बी सी डी। कितने बच्चे ए बोल रहे हैं? हैंड रेस करेंगे। पढ़ लो। पीछे से दिखता नहीं है तो आगे आ जाएगा। नलायक ऐसे उठ उठ के ऐसे ऐसे देख रहा है। दिख रहा है? ऐसे ऐसे बता। नलायक, एबीसीडी क्या है ऑप्शन? वेरी गुड, सी है बस। बच्चा ऐसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी बहुत आएगा। आपको ज्यादातर प्रैक्टिस किसकी करनी है? ऐसे ही क्वेश्चंस की, क्योंकि बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन पे फंसते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा तो आपकी बुक के पीछे देखना, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सबको लगा लो। तो मंडे को आपका टेस्ट है, कंपलसरी देना है। ठीक है नालायक? चलो आज की सभा समाप्त।